हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, हम लोग ने 135 क्वेश्चन तक लगा लिए थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 136 क्वेश्चन से। ठीक है, चल रहा हम लोग का क्या नीट 2021 क्वेश्चन का पेपर का डिस्कशन चल रहा। ससीम केंद्रीय जीवों में अनुलेखन की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज से की भूमिका क्या है? तो यूकैरियोटिक सेल में 3 तरह का आपको आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा, 1, 2 एंड 3। तो 3 किसको करता है? ट्रांसफ़र आरएनए को करता है, 5S आरएनए को करता है, SN आरएनए को करता है। ये 3 का काम है, तो विकल्प नंबर 4 का चयन कर लीजिए। 1 क्या करता है? आरएनए को करता है। आरएनए में 28S, 18S, 5.8S। और 2 क्या करता है? मैसेंजर आरएनए के पूर्ववर्ती को अनुलेखित करता है। तो विकल्प हमारा क्या सही हो गया? विकल्प नंबर 4 का चयन करिए, आगे बढ़िए। अब कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन, कह रहा वो ऑर्गेनिज्म जो पादपों पे आश्रित होते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता नहीं। सैप्रोफाइट्स वो हैं जो मृत जैव पदार्थ पे, तो ये कथन सही नहीं है। कुछ जीव नाइट्रोजन के आच्छादित कोशिका कही जानी विशिष्ट कोशिकाओं में स्थिरीकरण कर सकते हैं। अब कह रहा है जी, कुछ जीव जो हैं, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cells। उनको हम लोग शीट सेल्स नहीं कहते, उनको हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट कहते हैं। 2 नाभिकों के फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी। फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स को कैरियोगैमी नहीं, न्यूक्लियस को कैरियोगैमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड, बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। हाँ जी, ये सही है, इसको आप टिक लगा लीजिए। अचल युग्मकों पर 2 चल युग्मकों के बीच फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल, अचल युग्मकों पर 2 चल युग्मकों के बीच जीव द्रव के चलयन को कोशिका द्रव कहते हैं। ये बात ठीक है, इसको आप सही टिक लगा लीजिए चौथे को। ओके, चलिए आगे चलें। सुमेलित करिए, चलिए कर लेते हैं सुमेलित। सुमेलित करने में क्या जा रहा? नाइट्रोकोकस, राइजोबियम, थियोबैसिलस, नाइट्रोबैक्टर। हाँ जी, सुमेलित करिए। नाइट्रोकोकस क्या करता है? नाइट्रोकोकस अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है, तो A के अपोजिट आप लिख लीजिए 2। राइजोबियम क्या करता है? वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन कर सकता है, B के अपोजिट लिख लीजिए 4। थियोबैसिलस क्या करता है? विनाइट्रीकरण करता है, तो C के अपोजिट लिख लीजिए 1। और नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट का नाइट्रेट में परिवर्तन कर सकता है, करता है। इसके अपोजिट लिख लीजिए 3। तो नाइट्रोकोकस 2, राइजोबियम 4, थियोबैसिलस 1, नाइट्रोबैक्टर 3। 2, 4, 1, 3, ये आंसर है इसका। तो विकल्प नंबर 3 का चयन कर लीजिए। ठीक है, अब आइए। कह रहा जी, प्लाज्मिड PBr33 में जीन एम्पिसिलिन के लिए के अंदर PST1 परिवर्धन एंजाइम है जो एम्पिसिलिन प्रतिरोध दर्शाता। ठीक है, यदि इस जीन को बीटा ग्लैक्टोसाइड उत्पादन के लिए एक जीन के द्वारा निवेशित किया जाता तो पुनर्यौगिक पेलिजाइड में ई कोलाई निवेशित किया जाता है, तब क्या होगा? ठीक है, आइए इसको समझते हैं। कह रहा प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड PBr322 है। ठीक है जी, आप जानते हैं प्लाज्मिड PBr322 का हम लोग डायग्राम बना लें। तो ये PBr322 हम लोग का कहिए कि ये PBr322 प्लाज्मिड है। अब ये कह रहा है कि इस प्लाज्मिड में PBr322 में जीन एम्प्लीफिकेशन के अंदर, इस वाले जीन के अंदर AMP, इस वाले जीन के अंदर PST1 का हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, PST1 को इस्तेमाल कर लिया हमने, इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की तरह इस्तेमाल कर लिया जो एम्पिसिलिन प्रतिरोधक। यदि इस एंजाइम को बीटा ग्लैक्टोसाइड उत्पादन के लिए एक जीन के लिए निवेशित किया जाता, अब इस एंजाइम का इस्तेमाल करके हमने इसमें बाहर से इंट्रोड्यूस कर दिया अपना एलियन जीन जो बीटा ग्लैक्टोसाइड बनाएगा, बीटा ग्लैक्टोसाइड उत्पादन के लिए एक हमने जीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। और इस PBR, ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA बना, इसको हमने इकोलाई के अंदर डाल दिया। तो इकोलाई सेल कैसी होगी? कह रहा है इसमें पोषी कोशिकाओं में लयन हो जाएगा। पोषी कोशिकाओं में लयन क्यों होगा? लिसिस नहीं होगा।
दैत्य क्षमता के साथ नए प्रोटीन उत्पादन करेगी। डूल एबिलिटी कैसे आ जाएगी? एम्पिसिलिन एबिलिटी तो चली गई, उसमें एबिलिटी क्या आई? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की आई, डूल एबिलिटी नहीं आई। द्वैत अभी क्षमता नहीं आई, एक क्षमता आई है। या पोषी कोशिकाओं को एम्पिसिलिन प्रतिरोध नहीं बना। हाँ, पोषी कोशिकाएं जो होस्ट सेल्स हैं, जिस इकोलाई के अंदर आप इस तरह का PBr322 इंट्रोड्यूस करना, उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को आपने छिन्न भिन्न कर दिया। कैसे छिन्न भिन्न कर दिया? क्योंकि आपने आणविक जो सीजर ली है, कैंची PST ली है, प्रोविडेंशिया स्टोटी PST हमारा ये जो ली है, ये आपने PST एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की तरह इस्तेमाल करके यहाँ कट लगाया और यहाँ पे आपने बाहर से जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से इसमें ये जो हमारा rDNA बनेगा, इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन चला गया, ख़त्म हो गया। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्वालिटी ये नहीं दे पाएगा पोषी सेल को। तो ये इसका कथन ठीक है, पूछा गया है। तब क्या होगा? यह पोषी कोशिकाओं को एम्पिसिलिन प्रतिरोधात्मक नहीं बना पाएगा। चलिए आगे चले। एम्पिसिलिन क्षमता नहीं कर पाएगा। सुमेलित करिए, फिर से सुमेलित पे आ गए हैं जी। यहाँ पे आपको उसने दे रखे हैं क्या जी? अब इस वाले क्वेश्चन में इसने आपको फ्लोरल फार्मूला दे रखा। फ्लोरल फार्मूला में पहला दे रखा ये जो सिंबल है, ये सिंबल हमारा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के लिए है। और ये बता रहा कैलेक्स का नंबर, करोला, एंड्रोशियम नर जननांग का, गाइनोशियम का मादा जननांग का। ठीक है जी, पुंकेसर का और यहाँ पे मादा जननांग का। तो ये देखिए 9+2 जो पुंकेसर हैं, ये किसकी खासियत है? फैबेसी। इसके साथ चले जाइए आप, फैबेसी। तो एक अपोजिट लिख लीजिए 3। ठीक है, उसके बाद ये वाला कि ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, ये जाइगोमॉर्फिक के लिए है, ये एक्टिनोमॉर्फिक। जब हम पुष्प को उसके मध्य से गुजरते किसी भी तल से 2 बराबर भागों में बांट दें तो एक्टिनोमॉर्फिक है। और जब हम उसको तल से मध्य तल से गुजरते केवल एक आधार पे उसको हम 2 बराबर भागों में बांट पाएँ तो जाइगोमॉर्फिक होता। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और ये टर्म है कि इसमें दोनों बहुलिंगी है, कि ये दोनों लिंगी उभयलिंगी है, दोनों तरह के इसमें नर जननांग भी मादा जननांग भी। कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम के नीचे अगर ये इस तरह से लाइन खींच दी तो सुपीरियर ओवेरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। और अगर उसमें 2 वर्तिकाग्र से बना है, 2 उसमें हैं हमारे गाइनोशियम के घटक, तो वो इस तरह से आपको 2 नंबर लिखा रहेगा। तो ये आपका था, हमने बोला आपसे पहले, इस पर आप लगा लो जी। ये हो गया आपका फैबेसी, एक अपोजिट आप लिख लो 3। ये वाला आपका सोलेनेसी के लिए हो जाएगा, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 4। ये वाला पेरियंथ लिलिएसी में मिलता है। पेरियंथ वो बनाता है जिसमें आपको कैलेक्स और करोला में डिफ्रेंशिएशन नहीं मिलेगा। तो ये लिलिएसी में आपको पेरियंथ की प्रेजेंस मिलती है। और ट्राइलोकुलर इसकी ओवेरी है, तो ये लिलिएसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 2। और ये वाला जो फ्लोरल फार्मूला है, यहाँ पर 2 प्लस होना चाहिए 4। ये फ्लोरल फार्मूला आपका ब्रेसिकेसी का है। इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 1। तो 3, 4, 2, 1। ठीक है, 3, 4, 2, 1 जहाँ आपको मिले उस विकल्प को चुन लीजिए, आगे बढ़िए। तीन 4, 2, 1 ये वाला था विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि गलत है? ओके, पढ़ते हैं पहले, फिर आगे बताते हैं कौन सा कथन गलत है। एटीपी का संश्लेषण थ्रू कॉम्प्लेक्स 5 होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन। प्रोटॉन ग्रेडियंट जो रेस्पिरेशन में बन रहा उसके लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हैं वो जिम्मेदार हैं। हाँ जी, एटीपी का संश्लेषण कॉम्प्लेक्स 5 के द्वारा होता है, बिल्कुल ठीक बात है। एटीपी का संश्लेषण कॉम्प्लेक्स 5 के द्वारा होता है। उपापचय अभिक्रियाओं में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में जो
ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजह से प्रोटॉन प्रवणता डेवलप होती है श्वसन के दौरान, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। वायवीय श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की भूमिका अंतिम अवस्था तक सीमित है, बिल्कुल ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में केवल ऑक्सीजन जो है आखिरी एक्सेप्टर है, आखिरी अवस्था में ही सीमित है। ईटीसी में NADH2 के एक अणु से ATP के 2 अणु, ATP के 3 और एक FADH से 3 ATP अणु 2 बनते हैं। तो यही उसने पूछा कौन सा कथन गलत है, यही कथन गलत है। NADH2 के एक अणु से 3 ATP बनेंगे और FADH2 से 2 ATP बनेंगे। ठीक, तो विकल्प नंबर 4 का चयन कर लीजिए। आगे चलिए, कह रहा जी प्रोटीन के बीच में किस तरह का बॉन्ड मिलता है, पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है। प्रोटीन में अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। न्यूक्लिक एसिड में फास्फोएस्टर बॉन्ड मिलता है, पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड मिलता है और असंतृप्त वसा अम्ल में CC द्विबंध मिलता है। प्रोटीन में देखिए 2 हमारे अमीनो एसिड या मोर देन 2 अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ पे आपका कार्बन पे ये सब्सटीट्यूटेड मीथेन है, एक तरफ इसके H होगा, एक तरफ इसके हमारा वेरिएबल फैक्टर होगा, एक तरफ COOH होगा, एक तरफ NH2 होगा। ठीक है जी, ये है इसका हमारा एक अमीनो एसिड का रिप्रेजेंटेशन। अब दूसरा अमीनो एसिड आया NH2, उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा OH इससे निकल जाएगा, H इससे निकल जाएगा, ये जो बॉन्ड बना पेप्टाइड बॉन्ड, इससे अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे, प्रोटीन की चेन बनती चली जाएगी। इसी तरह से पॉलीसैकेराइड में ये हमारा मान लीजिए कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाता हूँ मैं। चलिए यहाँ पे HOH, अब यहाँ पे एक दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आया, चलिए अल्फा ग्लूकोज है HOH, इनके बीच में OH के बीच में H2O निकल गया और एक O को ये लोग साझा करने लगे, ये कहलाएगा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। और इस तरह से पॉलीसैकेराइड बनते चले जाते हैं, ग्लूकोज या कहिए शुगर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाते हैं। असंतृप्त फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड क्या है? एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन, उसमें ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इस श्रृंखला में अगर कार्बन के अणुओं के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो तो संतृप्त वसा अम्ल कहलाता है। आखिरी में COH ग्रुप होगा, आखिरी में COH ग्रुप होगा, तो एक हाइड्रोकार्बन चेन और आखिरी में COOH। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन के बीच में इस श्रृंखला में कहीं डबल बॉन्ड है तो वो असंतृप्त वसा अम्ल कहलाता है, तो डबल ही हो जाएगा आपका। न्यूक्लिक एसिड किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड किसका बना है? पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड किसका बना है? न्यूक्लियोसाइड से जब जुड़ जाता है फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड किसका बना? न्यूक्लियोसाइड में एक तो पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर से जुड़ गया जब आपका बेस, नाइट्रोजिनस बेस, भले एडिनिन भले गुआनिन भले साइटोसिन हो, प्यूरिन या पिरिमिडिन में कोई भी हो, साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन। अब यहाँ पे OHH, अब इससे जब एक ये फॉस्फेट मॉइटी जुड़ी, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा एस्टर बॉन्ड होगा, तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते चले जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। तो प्रोटीन में होता है पेप्टाइड बॉन्ड, असंतृप्त वसाल में होता है CC द्विबॉन्ड, न्यूक्लिक एसिड में होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड और पॉलीसैकेराइड में होता है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। उसी हिसाब से बना लीजिएगा। चलिए आगे, कह रहा है जी DNA उंगली छापी में DNA अनुक्रम में कुछ विशेष स्थानों में भिन्नता पहचानी जाती है, इनको क्या कहा जाता है? इनको हम लोग रिपीटेटिव DNA कहते हैं या सैटेलाइट DNA कहते हैं। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग में पूछा गया है, इन्वॉल्व्स, हमने क्या किया है? अनुक्रम में कुछ विशेष स्थानों में भिन्नताओं की पहचान करी जाती है। इस विशेष स्थानों क्या कहा जाता है? इन विशेष स्थानों को रिपीटेटिव DNA कहा जाता है, पुनरावृत्ति DNA कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होगा? एक विशेष DNA के श्रृंखला की बार बार रिपीटिशन होगा। मानिए ATCAA CT ATCAA CT ATCAA CT ATCAA CT, तो एक स्पेसिफिक स्ट्रेच DNA का बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको रिपीटेटिव DNA पुनरावृत्ति DNA कहा जाता है। तो सूची को सुमेलित करिए। चलिए सूची को सुमेलित करते हैं। ऐसा अवस्था में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ DNA होता है, DNA का प्रतिकरण होता है। ठीक है, शांत अवस्था क्या है? निष्क्रिय अवस्था है। ठीक है, G1 और G2। G1 क्या है? G1 है सूत्री विभाजन और DNA के प्रतिकरण के बीच का अंतराल,
और G2 क्या है, G2 में प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। तो एस अवस्था, इसके अगेंस्ट लिख लीजिए 4, ए के अपोजिट लिख लीजिए 4, शांत अवस्था निष्क्रिय अवस्था इसके अपोजिट लिख लीजिए 2, जीवन अवस्था इन दोनों के बीच का अंतराल 3 और यहाँ पे 1। G2 अवस्था में प्रोटीन संश्लेषण 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, इसको चुनिए, आगे बढ़िए। हाँ जी, कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। एक अनुलेखन इकाई में कूटरुजुक एक मैसेंजर आने पर प्रतिकृत होता। देखते हैं हम लोग। द कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड एट देखिए, ये जो हमारे डीएनए के स्ट्रैंड है अलग अलग हो जाते हैं। जिस पे ट्रांसक्रिप्शन होता है वो टेम्पलेट कहलाता है और जिस पे कुछ भी नहीं हो रहा वो कोडिंग कहलाता है। तो कोडिंग स्ट्रैंड पे नहीं होता, गलत है। कह रहा है जी स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट प्रोकैरियोट की कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी गलत है। स्प्लिट जीन यूकैरियोट की। इन कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू थर्ड प्राइमेट, फिफ्थ प्राइमेट और थर्ड प्राइमेट। ठीक है, तो कैपिंग में क्या होता है, कैपिंग में